रिकॉर्डिंग। ओके सर, शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के लिए। आज हम बात करेंगे आज शाम की दो बड़ी खबरों की। दो बड़ी खबरें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6 बजे देश को संबोधित किया, राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया। और दूसरी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक न्यूज चैनल ने ओपिनियन पोल यानी सर्वे, चुनावी सर्वे पेश किया। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और उनसे क्या उम्मीद की जा रही थी और वो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये और सर्वे के जो फाइंडिंग्स है, सर्वे के जो अनुमान है, वो क्या कहते हैं, एनडीए कहाँ खड़ा है, महागठबंधन कहाँ खड़ा है, नीतीश की लोकप्रियता कितनी है कितनी नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रजा। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। हम शुरुआत करते हैं खुर्रम साहब, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की राष्ट्र के नाम संदेश से। अक्सर ऐसा होता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब जब कहा है कि वो देश को संबोधित करेंगे तो पूरे देश की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। और आज भी जैसे ही उन्होंने अपने पर्सनल ट्वीट से ये देश को जानकारी दी कि आज शाम 6 बजे वो देश को संबोधित करेंगे, तो लोगों की धड़कनें बढ़ गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम, तरह तरह की बातें भी होने लगी। लेकिन जब शाम 6 बजे उन्होंने संबोधित किया तो कोई ऐसी खास बात उन्होंने नहीं कही। मोटा मोटी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, इसलिए अभी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं। आपको कुछ उम्मीद थी, कुछ नई उम्मीद थी कि, या उनका ये संदेश क्या लेकर आया था खुर्रम साहब? असल में आज का जो उनका राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसको लेकर सुबह से जैसे उनका ट्वीट आया था, उसके बाद से बहुत सारी कयासारियां शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ा कयासाराई जो लगाई जा रही थी, सबसे बड़ा वो ये थी कि शायद बिहार इलेक्शंस को दिमाग में रखते हुए कुछ नए ऐलानात कर दें वो, जिसमें ये हो सकता था कि जो गरीबों के लिए राशन स्कीम है, उसकी मुद्दत जो है नवंबर में खत्म हो रही है, उसको वो बढ़ा दें आगे के लिए इलेक्शन को देखते हुए, और कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस शुरू कर दें, या त्योहारों पे जो सरकारी मुलाजमीन को बोनस दिया जाता है उसका किसी तरह का ऐलान कर दें। मगर बिल्कुल इसके विपरीत शक्ल सामने आई जिस वक्त उन्होंने 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उस वक्त बिल्कुल एक उन्होंने सीधी-सीधी बातें करी, और वो बातें करी जो बातें आम पब्लिक डोमेन में हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए, फेस्टिव सीज़न है, उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के साथ-साथ जो एहतियात हैं कि मास्क लगाइए, हाथ साबुन से धोइए, सामाजिक दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। और कंपैरिजन वो हमेशा की तरह उन देशों से करते हैं जिन देशों के आंकड़े या नंबर्स ज़्यादा हैं। वो उनसे कभी भी नहीं करते जहाँ के बहुत कम हैं, जैसे हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका है, उससे कभी कंपैरिजन नहीं किया जाता। और कोरोना वॉरियर्स को और उन्होंने सबको शाबाशी दी, और कहीं न कहीं खामोशी से अपनी सरकार की भी पीठ थपथपा ली कि जैसे सरकार की वजह से आंकड़े भी कम हुए हैं और सरकार की वजह से कोरोना से जंग लड़ने में हम कामयाब रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सरकार ने कोई बड़े कदम उठाए हों, जिसकी वजह से कोरोना की लड़ाई में कुछ मदद मिली हो। जो भी कुछ हुआ है वो जनता ने अपने तौर पे किया है। जनता के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, चाहे वो बड़े शहरों से पलायन का मामला हो, चाहे उनको रोज़गार का मामला हो। तो किसी भी इश्यू पे सरकार ने कुछ नहीं किया, मगर सरकार अपनी पीठ थपथपाने से कभी भी पीछे नहीं रहती है, और आज भी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। और पीठ थपथपाने के साथ मगर एक ख़ास चीज़ ये कि उन्होंने बिहार के इलेक्शंस को बिल्कुल टच नहीं किया, और उसके हिसाब से कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे अपोज़िशन को एक मौका मिल जाता कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन किया है। एक लेकिन राजनीतिक संदेश फिर भी उनके इस संबोधन से नजर आता है, वो ये कि ये भी पहले से तय था कि आज शाम ही एक देश का न्यूज चैनल बिहार चुनाव के लेकर एक ओपिनियन पोल पेश करने वाला है, और उससे 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले राष्ट्र के नाम संबोधन करना। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खासियत रही है कि कुछ भी बड़ा मुद्दा होता है तो उससे ठीक पहले या उसके आसपास लोगों का ध्यान किसी और तरफ मोड़ देने की कोशिश, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कुछ नहीं कहा। चलिए अब हम आते हैं बिहार चुनाव को लेकर।
बिहार चुनाव को लेकर आज एक देश के एक न्यूज चैनल ने एक एजेंसी CSDS लोक नीति के साथ मिलकर जो एक चुनावी सर्वे किया, ओपिनियन पोल किया, उसके नतीजे आज जारी किए। इन नतीजों में मोटा मोटी दो चार चीजें बहुत रोचक हैं जो इस चुनाव को लेकर सामने आती है। एक बात तो ये है कि हालांकि उन्होंने एनडीए के लिए जीत का अनुमान लगाया है, लेकिन महागठबंधन बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वहीं जब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं, तो वोट प्रतिशत में बहुत रोचक तस्वीर उभर के सामने आती है खुर्रम साहब। एनडीए का वोट प्रतिशत जो बताया है वो तकरीबन 38%, 36 38%। 38% बताया है, जबकि महागठबंधन के लिए 32% बताया है। तो ये बहुत ज्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 6% का गैप। और अगर इसको पिछले चुनाव से तुलना करें तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया है कि जो सारे नेशनल मीडिया और सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन कहीं नहीं खड़ा और नीतीश कुमार की लीडरशिप में एनडीए बहुत आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तेजस्वी की जो इमेज बिल्डअप की जा रही थी कि उनके पास अनुभव नहीं है, बहुत यंग है और वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं हो सकते। मगर इस ओपिनियन सर्वे से एक चीज बिल्कुल सामने आगे साफ हो गई है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो बहुत घटी है और वो सिर्फ 31% लोग उन्हें चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 27% लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। तो ये गैप बहुत कम हो गया है और तेजस्वी कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर बन के उभर रहे हैं, जिससे ये हो रहा है कि शायद जनरेशनल चेंज जो पब्लिक देखना चाहती है वो जनरेशनल चेंज सामने नजर आ रहा है। और बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू जो है वो लोगों को टच कर रहा है। उसकी वजह से तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का ग्राफ घट रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जीतें, क्योंकि 2010 में जब ये मिलके लड़े थे तो उस वक्त बीजेपी के 91%, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 91% लोगों ने ये कोशिश की थी कि नीतीश कुमार ही हमारे चीफ मिनिस्टर हों। आज के सर्वे में जो ओपिनियन पोल के रिपोर्ट्स आई हैं, जो रुझान दिखाए गए हैं, उससे ये पता लगा कि सिर्फ 55% लोग बीजेपी के चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, यानी 36% की गिरावट। तो ये सारे इंडिकेशंस वो हैं जिससे ये लग रहा है कि वहां एक मुकाबले की टक्कर हो गई है और जो बदलाव की लहर चली थी वो बदलाव की लहर लोग कबूल कर रहे हैं और लोग उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अब मुकाबला बहुत करीबी हो रहा है और हो सकता है कि नीतीश कुमार का, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, कि ये आखिरी चुनाव हो। आ, हो सकता है नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो, उनकी सियासी पारी का पटाक्षेप हो जाए। लेकिन यहाँ इस सर्वे में एक बहुत अहम बात है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सर्वे जो है सिर्फ 34 विधानसभा सीटों के 148 बूथों पर किया गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से सिर्फ 34 सीटों पर सर्वे करना, यानी 12-15% सीटों पर सर्वे करके एक बिग पिक्चर पेश कर देना कोई तर्क संगत नहीं लगता है। लेकिन यस, विश्लेषण करने वाले और पोस्टर हमेशा आमतौर पर ऐसा करते रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सैंपल साइज बढ़ाया गया है, ज्यादा क्षेत्रों को कवर किया गया है। यहाँ पर एक बहुत रोचक बात एक और ये है खुर्रम साहब कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच नजदीकियों की खबरें आ रही हैं और इसको लेकर शायद एनडीए के खेमे में थोड़ी बेचैनी भी पड़ी। ये मतलब बीजेपी चाह रही है कि इस बात को, बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू चाह रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ दिखाया जाए, ताकि जो तेजस्वी चिराग पासवान बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं या जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वो उतनी ना हो पाए। ये जेडीयू की कोशिश है। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब एक यंग लीडरशिप डेवलप हो रही है और यंग लीडरशिप में इस वक्त जो दो चेहरे सामने नजर आ रहे हैं वो चिराग पासवान के और तेजस्वी यादव के ही नजर आ रहे हैं। इसलिए आगे के जो हालात हैं उसमें बहुत चांसेस हैं कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाती हैं और नीतीश कुमार की सीटें कम आ जाती हैं, तो उसमें पूरा इलेक्शन के बाद जो सिनेरियो है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा। पूरी तरह चेंज हो सकता है। और इस सर्वे के अंदर ये भी बताया है पोस्टर्स ने
कि इस चुनाव में लोगों के लिए चुनावी मुद्दा क्या है, यानी वो किस मुद्दे पर वोट देंगे। और मजे की बात यह है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 29% लोगों के लिए की नजर में विकास मुद्दा है, बाकी बेरोजगारी है, पलायन है, रोजगार है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को हमेशा से तरक्की की रफ्तार से दूर रखते रहे हैं। और अगर इस बार बिहार के मतदाता इन मुद्दों पर चुनाव करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो समझदारी से वोट करेंगे और सही गठबंधन को जिताएंगे, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो। और हम वोटरों से अपील करेंगे कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है, वोट करने जरूर जाइए। दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे इसमें तस्लीम साहब एक खास बात यह है कि बीजेपी की जो हर चुनाव में कोशिश रहती है, पिछले बिहार के चुनाव में भी रही थी, कि वो पाकिस्तान का मुद्दा जरूर लाते हैं। तो इस चुनाव में भी पाकिस्तान, जिन्ना और कम्युनल जो इश्यूज हैं उनको उठा रहे हैं, मगर उसको लोग बाई नहीं कर रहे। और जिस तरह आपने बताया कि ये 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें महंगाई है, जिसमें गरीबी है। तो अगर इन पे लोग वोट देते हैं तो ये सही माने में जनतंत्र की जीत है। ये जब पाकिस्तान, जिन्ना और धार्मिक आधार पर लोगों के बीच विभाजन की कोशिश होती है, तो जो भी ऐसा करता है उसकी राजनीतिक हताशा स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है। तो उम्मीद है कि लोग असली मुद्दों विकास, रोजगार, तरक्की को लेकर वोट करेंगे और वोट जरूर करेंगे, ताकि उन्हें विकास का रास्ता मिले, तरक्की का रास्ता मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले। हम बिहार चुनाव को लेकर और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो पहले चरण का वक्त करीब आ रहा है। अभी 2 चरण का और प्रचार जोर पकड़ेगा, उसको पर चर्चा करेंगे, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। परम साहब, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।